चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों आई होप कि आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है और कंटिन्यू बने रहिएगा तभी जाके आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 27 से 28 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। और आपको ध्यान रखना जो भी छात्र पहली बार चैनल पर आए हैं आपको बता दूं इसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है जिससे आपके बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो करंट अफेयर से पूछे जाएंगे वहां पर आपको भरपूर हेल्प मिलेगी। अगर आप इस सीरीज को देख लेते हैं, इस वीडियोज को देख लेते हैं जो भी चैनल पर आ रहे हैं, तो आपको दोबारा कहीं से भी कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हम आपको दे रहे हैं वो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद अंदाजा लगाइएगा क्या ये आपके लिए उपयोगी होंगे या फिर नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस प्रश्न से जो हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है या फिर लक्ष्य रखा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी। अभी हमने कुछ समय पहले जानकारी दिया था, कुछ दिन पहले, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को यह दिशा निर्देश दिया है कि 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजा जाएगा। अच्छा, इसरो की यहाँ पर बात आई है तो इसरो की कई सारी उपलब्धियों के बारे में हमने कई बार आपको जानकारी दिया है। जैसे कि चंद्रयान 3 जो कि 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था। इससे संबंधित सारी जानकारी विस्तृत तौर पर हमने आपको दिया था। इसके अतिरिक्त आदित्य L1 मिशन के भी बारे में हमने आपको जानकारी दिया था। ये तमाम चीजें आपको याद होगी, हमने कई बार आपको बताया है। फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आपको एक जानकारी दे दूं, खास करके वैसे छात्रों को जो बार-बार ये कमेंट करते हैं कि सर हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, सर हमें आपका नोट्स चाहिए, तो बीपीएससी मेकर ऐप पर आप यहाँ पर जो 2 कोर्स देख रहे हैं, इन दोनों कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो ये करंट अफेयर्स का स्पेशल कोर्स है, जो कि केवल और केवल 248 रुपये में साल भर के लिए करंट अफेयर्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और पिछला जितना आपका छूट चुका है वो भी यहाँ पर आपको निःशुल्क मिल जाएगा। अगर आप इसे आज ज्वाइन करेंगे तो आज से अगले 1 साल तक ये वैलिड रहेगा और रेगुलर यहाँ पर करंट अफेयर्स की मटेरियल आपको मिलेंगे। और इस वाले कोर्स की बात करें तो इस वाले कोर्स में भी करंट अफेयर्स का कोर्स मतलब जो कोर्स है ये इसमें इंक्लूडेड है। इस कोर्स की विशेषता यह है कि इसमें बीपीएससी एग्जाम के लिए जितने भी मटेरियल होंगे वो आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज इसमें शामिल है। और इसकी एक खास विशेषता यह है कि इसमें आपको ध्यान रखना है, जब आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर जो बाय नाउ का बटन आ रहा है वहां पर एक ज्वाइन ग्रुप का बटन बनेगा। तो ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक करके आप इसका जो टेलीग्राम ग्रुप है, इस मतलब कोर्स का पेड टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर आपसे ज्वाइन करेंगे और लाइफ टाइम तक वहां पर आप करंट अफेयर से प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपको करंट अफेयर चाहिए वो आपको ग्रुप में वहां पर मिलता रहेगा। इस कोर्स की एक खास विशेषता यह है और इसी में आपका टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, वो तमाम चीजें भी इंक्लूडेड है। आप इस कोर्स को बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए एक प्रोमो कोड आपको अप्लाई करना है बीपीएससी 70, जिसके बाद आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। महज 399 रुपये में तमाम मटेरियल आप प्राप्त कर पाएंगे। चलिए सेशन की अब हम शुरुआत करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर अब हमारा है कि बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल बीते 9 महीने में जनवरी से सितंबर तक, यानी कि 2023 की बात हो रही है, इस साल बीते 9 महीने में जनवरी से सितंबर तक, यहाँ पर आप लोग इंडिकेट कर लीजिएगा 2023 की हम बात कर रहे हैं। तो इस दौरान कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, ये आधिकारिक डेटा है जो अभी हाल ही में बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किया गया। इसके आधार पर अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ये 2,31,000 से अधिक अपराधियों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। तो आंसर जो होगा ये होगा विकल्प नंबर बी। ये यहाँ पर ध्यान रखें। अब इसके बारे में चीजों को देख लेते हैं विस्तार से, जो डेटा जारी हुआ है जहां से चीजें निकलकर सामने आ रहे हैं। तो बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल 2023 में बीते 9 महीने में, यानी कि जनवरी से सितंबर तक के दौरान 2,31,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पुलिस सूबे में, यानी कि राज्य में, हर दिन 841 लोगों को गिरफ्तार कर रही है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि राज्य में गंभीर अपराध के मामलों में आरोपी तथा मद्य निषेध हेतु विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार, ये बिहार पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार के बारे में हमने कई बार आपको जानकारी दिया है। तो इसके लिए जिलों में वज्र टीम का गठन किया गया है और ऑपरेशन वज्र के तहत सितंबर 2023 में, यानी कि पिछले महीने की बात करें तो इस महीने तक, इस वर्ष यानी कि 2023 में 76,874 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है।
इस रिपोर्ट में ये तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन कुछ और भी डेटा है जो कि यहाँ पर हमने जगह का अभाव के कारण थोड़ा छोटा-छोटा लिखा है कि 2022 में पूरे साल 88,649 लोग गिरफ्तार हुए थे और 2022 में प्रति माह अगर हम औसत गिरफ्तारी की बात करें तो 7,387 लोग गिरफ्तार हुए थे। जबकि 2023 में सितंबर महीने तक की हम बात करें औसतन गिरफ्तारी की तो आपको ध्यान रखना 8541 यानी कि 8,541 लोगों की गिरफ्तारी हुई है औसतन। ये चीजें यहाँ से समझिए। तो फिलहाल यहाँ से जो भी चीजें निकल कर आती है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी हम पॉइंट की बात करें जैसे कि अभी हाल ही में एक डेटा जारी हुआ था, इसमें ये जिक्र किया गया था कि पूरे भारत में राज्यों की श्रेणी में सबसे अधिक जो महिला पुलिसकर्मी है वो बिहार में है। ठीक है, ये जानकारी हमने कई दफा आपको दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि यहाँ पर मद्य निषेध शब्द का प्रयोग हुआ है तो ऐसे में एक जानकारी हमने पहले भी आपको कई बार दिया, पुनः आपको यहाँ पर दोहरा दूं, प्रश्न जो यहाँ से बन सकते हैं। दरअसल आपको ध्यान रखना है कि 26 नवंबर 2022 को बिहार में अभी हाल ही में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया और इस वर्ष भी 26 नवंबर को ये मनाया जाएगा। आपको ध्यान रखना है बिहार में 26 नवंबर 2011 से मद्य निषेध दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि उस समय बिहार में शराबबंदी कानून लागू नहीं था, इसके बावजूद भी बिहार में ये कह सकते हैं नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, यहाँ से एक बड़ा प्रश्न अराइज हो सकता है कि बिहार में शराबबंदी कब हुआ था, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण शराबबंदी बिहार में कब हुई थी। तो चीजें यहाँ पर 2-3 पॉइंट में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। दरअसल अगर हम बात करें बिहार में शराबबंदी की तो बिहार में रिसेंटली शराबबंदी लागू हुआ था 1 अप्रैल 2016 को। ठीक है, ये ध्यान रखिए। हालांकि आपको ध्यान रखना, इससे पहले अगर हम बात करें तो 1977 में जो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, इनके शासनकाल में शराबबंदी कानून लागू किया गया था। हालांकि ये उतना सफल नहीं रहा, मतलब लागू के 2 साल बाद ही इसे भंग कर दिया गया था, तो ये भी ध्यान रखिए। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें बिहार में पूर्ण शराबबंदी कब लागू हुई थी, बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल में 1 अप्रैल 2016 को शराबबंदी लागू हुआ था, लेकिन ये आंशिक तौर पर लागू किया गया था। अगर हम पूर्ण शराबबंदी की बात करें तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 से लागू है। ये तमाम चीजों को समझिएगा, कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से जानकारी हम आपको यहाँ पर विस्तृत तौर पर देते हैं। वीडियो हमारा भले ही थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जो भी चीजें आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत हेल्प करेगा, ये ध्यान रखिएगा। पूरी संयम के साथ 30 से 40 मिनट निकालिएगा करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स भी एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। चाहे आप बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा हो, बिहार एसएससी हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस, बीपीएससी, ये कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर सीडीपीओ, वो सभी एग्जाम में यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए दूसरे प्रश्न पे हम आ चुके हैं। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के पर्यटन मंत्री टोक्यो जापान में बिहार पर्यटन के रोड शो में शामिल हुए हैं। पूछा गया कि बताएं कि बिहार के पर्यटन मंत्री कौन है। देखिए अभी हाल ही में जो बिहार के पर्यटन मंत्री है वो टोक्यो जापान में बिहार पर्यटन के रोड शो में शामिल हुए। प्रश्न अराइज हुआ कि वर्तमान में बिहार के पर्यटन मंत्री कौन है। तो आपसे जानते हैं कि बिहार के पर्यटन मंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, तेजस्वी प्रसाद यादव की बात करें तो वर्तमान में वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं और दूसरी बार वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब यहाँ पर जानकारी आपके समक्ष है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव 24 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 तक टोक्यो जापान के दौरे पर है और इस दौरान यहाँ पर राजधानी टोक्यो में बिहार पर्यटन के रोड शो में वे शामिल हुए, जिसका आयोजन टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर टोक्यो जापान द्वारा किया गया था, जिसमें इन्होंने अभी हाल ही में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, इसमें शामिल होने का उद्देश्य क्या है? आपको ध्यान रखना कि बिहार में बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देना है, ताकि बिहार में बौद्ध पर्यटन के साथ साथ अन्य धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों, मंदिरों, वन क्षेत्रों आदि की जानकारी दी जा सके। दुनिया को इसके सामने लाना है और इसे और अधिक उजागर करना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे बिहार का विकास होगा। इस लिहाज से भी हाल ही में इसमें शामिल हुए हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। ये यहाँ से ध्यान रखें। आगे पॉइंट में हम बात करें तो जापान में जो भारत के राजदूत है वे कौन है। तो सीबी जॉर्ज है, जिससे इन्होंने मुलाकात किया है अपने यात्रा के दौरान। तो ये भी प्रश्न अराइज हो सकते हैं। हालांकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी देश का आपको नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाता है कि वहां पर भारत के राजदूत कौन है। तो हालांकि जापान की यहाँ पर बात हुई, जापान के राजदूत है सीबी जॉर्ज। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, जो हमने यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया राजदूत, और इसी प्रकार का एक शब्द है उच्चायुक्त।
किसी देश के लिए राजदूत शब्द का प्रयोग होता है, किसी के लिए उच्चायुक्त। तो इसको लेकर एक जानकारी हमने आपको ये दिया था कि जो भी राष्ट्रमंडल देश है तो उसके लिए उच्चायुक्त शब्द का प्रयोग होता है, बाकी अन्य देशों के लिए राजदूत शब्द का प्रयोग। अब हम कैसे समझेंगे कोई देश राष्ट्रमंडल देश है? तो इसको ऐसे समझिए कि कोई देश, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम भारत को ले रहे हैं, तो भारत ब्रिटेन का औपनिवेशिक था, यानी कि भारत पर ब्रिटेन का शासन था और किसी संधि के परिणाम स्वरूप भारत को आजादी मिली थी। तो भारत एक प्रकार से ब्रिटेन का जो कह सकते हैं औपनिवेशिक देश हुआ। तो ऐसे में वो देश जो मतलब ब्रिटेन से एक संधि के फलस्वरूप स्वतंत्र हुआ है, तो ऐसे देशों को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। तो भारत भी एक राष्ट्रमंडल देश है। आई होप कि आप समझ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो भी राष्ट्रमंडल देश है उसके लिए उच्चायुक्त और बाकी के लिए राजदूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जापान के अतिरिक्त जो अन्य कई देश हैं उसको लेकर यहाँ पर हमने जानकारी आपको दिया है, जो वहां पर राजदूत हैं। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो भारतीय राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू। इसके अतिरिक्त ग्रीस की बात करें तो रुद्रेन टंडन, नेपाल की बात करें तो नवीन श्रीवास्तव, और श्रीलंका की बात करें तो गोपाल बागले, सऊदी अरब की बात करें तो सुहेल एजाज खान, और बात करें हम जापान की तो सीबी जॉर्ज, यहाँ पर भारतीय राजदूत हैं। एक जानकारी ये ध्यान रखिएगा, ये जो आंकड़े हमने शामिल किए हैं ये 13 मई 2023 तक का ये अपडेटेड डेटा है, हालांकि इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। फिलहाल ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में 67वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया है? देखिए, धम्म चक्र परिवर्तन दिवस का यह 67वां संस्करण अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया गया है। ये यहां से ध्यान रखिएगा। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, नागपुर महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर 2023 को 24 अक्टूबर को ही विजयादशमी थी और इस अवसर पर 67वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है, किस वजह से ये सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है, ये भी आप समझिए। दरअसल वर्ष 1956 में 1956 में विजयादशमी के दिन ही भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में दीक्षा भूमि पर अपने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। इसी दिन की स्मृति में, यानी कि इसी दिन को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष आपको ध्यान रखना, विजयादशमी के दिन ये धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया जाता है। कब से? तो 1956 से। ये यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर बात आई है बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी यहाँ पर जो हमने लिखा है धम्म चक्र परिवर्तन, तो इसमें आपको समझना है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपदेश दिया था उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। यहाँ पर धम्म चक्र परिवर्तन की जो बात हो रही है, तो अभी यहाँ पर हमने पॉइंट बताया कि गौतम बुद्ध ने जो पहली बार जो उपदेश दिया था सारनाथ में, जो धर्मोपदेश दिया गया था, उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बीपीएससी एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम में अगर हम बात करें बौद्ध धर्म और जैन धर्म की, तो दोनों में से एक प्रश्न कॉमन रूप से पूछे गए हैं, ये ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर बौद्ध धर्म में अगर हम बात करें भगवान बुद्ध की या फिर गौतम बुद्ध की, तो इनका जो बचपन का नाम, यानी जो पहला नाम था उनका नाम था सिद्धार्थ, जो कि बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद में बुद्ध कहलाए थे। तो ऐसे में सिद्धार्थ के घोड़े का नाम क्या था? तो घोड़े का नाम था कंथक और सारथी का नाम था चन्ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पर गौतम बुद्ध या फिर महात्मा बुद्ध की जो बात हुई है, उनसे संबंधित कई सारे प्रश्न हैं जो विभिन्न बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा एकदम फास्ट में आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि पहला पॉइंट है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है या फिर कहाँ है? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से, क्योंकि इसी दिन वैशाख पूर्णिमा की रात्रि ही आपको ध्यान रखना गया में फल्गु नदी या फिर निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद वो बुद्ध कहलाए थे। बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? निर्वाण कहा था। और उसके बाद अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? वेदों की। हालांकि वेदों की जो संख्या वो 4 है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? मूलतः पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? तो सम्राट अशोक इसका राइट आंसर होगा। अपनी पुत्री संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो गुरु अलार कलाम को। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था जिन्होंने उसका पालन पोषण किया था? तो प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महामाया।
महात्मा बुद्ध का जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? कौशल महाजनपद के अंतर्गत। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथानगर शब्द का तात्पर्य किससे है? तो राज्य संचालन के लिए गठित परिषद से। बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है। आपको पूछा गया कि किस महाजनपद के अंतर्गत ये आता था? तो मल्ल गणराज्य के अंतर्गत। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक शब्द का प्रयोग किया गया महाजनपद। हालांकि इसको लेकर आपको समझना चाहिए, पहले भी हमने कई बार आपको जानकारी दिया कि बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में पहली बार जिक्र किया गया है कि भारत में 16 महाजनपद थे। आपको ध्यान रखना, 16 महाजनपद की चर्चा सबसे पहले इसमें की गई है। चलिए आगे है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। किसे लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा गया? तो महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा गया। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण किस शैली में किया गया? तो कला की गंधार शैली के अंतर्गत। अच्छा, गंधार शैली जो फली फूली थी वो कुषाण शासकों के शासन के समय में ये फली फूली थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक स्थापना किसने की थी? तो मखली गोसाल ने किया था। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो मोगली पुत्र ने। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो गौतम बुद्ध कहा गया। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान क्या कहलाया? तो बोध गया कहला। 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहां बनाया था? तो उर्वेला बोध गया में। बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो रुद्रक। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहां बनी थी? तो मथुरा में। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार इसमें से कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं और जो रिपीट हो भी सकते हैं आने वाले समय में, ये ध्यान रखें। और कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि पूछे जाएंगे, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बौद्ध धर्म में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बौद्ध संगतियां। कुल मिला के 4 बौद्ध संगति से संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। वो यहाँ पे लिखा गया। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष थे साबक मेर। तृतीय बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासनकाल में, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बने, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो 72 ईस्वी में ये आयोजित हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में ये पहली बौद्ध संगति थी जिसमें अध्यक्ष के पद के अतिरिक्त उपाध्यक्ष पद का भी सृजन हुआ था। अध्यक्ष इसके थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष की बात करें तो अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो संगतियां हैं, जो सम्मेलन है, वो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला चौथा प्रश्न है कि चीन में आयोजित हुए चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 के संदर्भ में कौन सा मिलान सत्य है? देखिए चौथा एशियन पैरा गेम्स जो 2023 अभी हाल ही में चाइना में आयोजित हो रहा है, तो इसके संदर्भ में पूछा गया कौन सा मिलान इसमें सत्य है। हमें सत्य मिलान की पहचान करना है। देखिए यहाँ पर जो विकल्प हमें दिए गए हैं, निषाद कुमार गोल्ड मेडल, शैलेश कुमार गोल्ड मेडल, अंकुर धामा गोल्ड मेडल, ये तीनों विकल्प हमारा यहाँ पर सही है। तो उपरोक्त तीनों यहाँ पर सत्य है। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर डी। अच्छा, शैलेश कुमार जो यहाँ पर बात हो रही है, शैलेश कुमार बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कल ही इसकी जानकारी हमने विस्तार पूर्वक आपको दिया था। चलिए यहाँ पर इसके बारे में विस्तृत तौर पर बात करें तो एशियन पैरा गेम्स 2023 जो कि चाइना के हांगझोउ में 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। तो भारत ने इस एशियन पैरा गेम्स के लिए या फिर इस चौथे संस्करण के लिए 303 एथलीट भेजे, जिसमें 191 पुरुष और 112 महिलाएं शामिल हैं। हालांकि अब तक की हम बात करें, ये अभी संपन्न नहीं हुआ है, हालांकि इसको लेकर हम जानकारी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो नाम ज्यादा फेमस है, कुछ यहाँ पर हमने शामिल किया जो खास करके स्वर्ण पदक विजेता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं निषाद कुमार जो कि अभी हाल ही में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, शैलेश कुमार, अंकुर धामा, प्रणव शर्मा, प्रवीण कुमार, दीप्ति जीवन जी और इसके अतिरिक्त अवनी लेखरा। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। विभिन्न कैटेगरी में इन्होंने अपने नाम स्वर्ण पदक किया है। फिलहाल यहाँ पर ये शॉर्ट में जानकारी है, ध्यान रखिएगा। इस तरह की चीजें एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोई नाम आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि अवनी लेखरा आपको नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने एशियन पैरा गेम्स में कौन सा पदक अपने नाम किया। तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे एशियन पैरा गेम्स की, लेकिन अगर हम बात करें 19वां एशियन गेम्स की, जो मूल इसका जो संस्करण है 19वां संस्करण एशियन गेम्स का, अभी हाल ही में चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक ये आयोजित हुआ था। और इसको लेकर हमने आपको जानकारी दिया था। इसमें पैरा वर्ग को भी सम्मिलित करते हुए कुल मिला के बिहार के 5 एथलीट का चयन किया गया। इनमें से अगर अभी हम बात करें, जो 5 एथलीट शैलेश कुमार, मोहम्मद शम्स आलम, मोहम्मद जलालुद्दीन अंसारी, श्वेता शाही और आकाश कुमार, तो इनमें बिहार को यानी कि भारत को एक पदक मिला बिहार से, जो शैलेश कुमार इसमें शामिल थे राष्ट्रीय टीम में। शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, कल ही हमने आपको जानकारी दिया था। अच्छा, इस 19वें संस्करण की बात करें एशियन गेम्स की, तो पदक तालिका में आपको ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न अराइज होंगे।
जैसे कि 383 पदक के साथ चाइना इसमें पहले स्थान पर रहा, उसके बाद क्रमशः जापान, कोरिया और भारत के संदर्भ में बात करें तो 107 पदक के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत कुल मिला के 28 स्वर्ण पदक इस प्रतियोगिता में अपने नाम किया। अच्छा, एशियन गेम्स के इतिहास में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पहला जो एशियाई गेम्स आयोजित हुआ था, वो आयोजित हुआ था भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में 1951 में, और जापान के बाद पदक तालिका में दूसरे स्थान पर अपना भारत रहा था कुल 51 पदक के साथ। दूसरी बार भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी 1982 में किया, नई दिल्ली में ही। तो कुल मिला के भारत ने अब तक 2 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। ये आप यहाँ पर ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सैन्य स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चे में है। इसका राइट आंसर होगा उधमपुर सैन्य स्टेशन। अब ये उधमपुर सैन्य स्टेशन के बारे में या फिर उधमपुर के बारे में एक जानकारी हमने कुछ समय पहले दिया था, वो भी हम आपको देंगे जानकारी यहाँ पर। लेकिन फिलहाल इसके बारे में बात कर लेते हैं। उधमपुर सैन्य स्टेशन जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, जिसे हाल ही में सेना कमांडरों के एक सम्मेलन में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उधमपुर सैन्य स्टेशन जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में है, अभी हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ हरित सैन्य स्टेशन के पुरस्कार से या फिर बेस्ट ग्रीन मिलिट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आगे हम बात करेंगे, कुछ जानकारी हमने आपको पिछले महीने में दिया था सितंबर 2023 में। इसी का जिक्र यहाँ पर हमने किया है कि सितंबर 2023 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में अवस्थित या फिर जम्मू कश्मीर में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखे जाने की घोषणा किया था। ये आपको ध्यान रखना है इनके सम्मान में। दरअसल आपको ये भी नोट करना है कि कैप्टन तुषार महाजन फरवरी 2016 में पुलवामा जिले में जम्मू और कश्मीर का जो उधमता विकास संस्थान है, यहाँ पर जो आतंकवादी हमला हुआ था इस दौरान वो इसमें शहीद हो गए थे, जिसके सम्मान में अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना इस उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखे जाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। ये तो रही बात यहाँ पर इसे समझ। हालांकि इसके अतिरिक्त और भी कई सारे रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदला गया है, जो कि कई बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बने हैं। ध्यान से देखिएगा और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जो भी बदले हुए रेलवे स्टेशन के नाम है उसमें अगर हम बात करें सबसे पहले कर्नाटक राज्य की, तो इसमें देखिएगा कर्नाटक राज्य के अंतर्गत बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन। गुलबर्गा रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करते हुए इसे नया नाम दिया गया गुलबर्गी रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 3 रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित किया गया। ओसीवारा रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया राम मंदिर रेलवे स्टेशन। एलिफेशन रोड रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया प्रभा देवी रेलवे स्टेशन। बात करें यहाँ पर इतवारी रेलवे स्टेशन का, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रेलवे स्टेशन इसका नाम किया गया। वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी हाल ही में शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वाला ये काफी इंपॉर्टेंट है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर किया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ये तो रही बात यहाँ पर कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश। लेकिन सबसे अधिक जो रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश की सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर किया गया दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर किया गया प्रयागराज जंक्शन। मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया बनारस रेलवे स्टेशन। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर किया गया मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। अंतु स्टेशन का नाम बदलकर किया गया मां चंद्रिका देवी धाम अंतु। विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किया गया शनि देव धाम विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये समझिएगा, जो ये 3 नाम आप देख रहे हैं इधर लास्ट में, इसका जो नाम परिवर्तित हुआ है रिसेंटली हुआ है। ये अभी कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया था, आपको याद होगा। चलिए अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, यहाँ पर जो जानकारी हमने आपको दिया था यही वो कोर्स है करंट अफेयर्स का। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स चाहिए तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इस वाले कोर्स से। इसमें आपको ध्यान रखना है कि बिहार एसआई को लेकर अगर आप लोग मेंस की प्रिपरेशन में लगे हैं तो उसका भी यहाँ पर करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। अब बीपीएससी का जो प्रोमो कोर्स है ये वाला है, और इसमें यही प्रोमो कोड है बीपीएससी 70, जिसका उपयोग करके ये तमाम चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं एकदम मिनिमम सा फी पर। चलिए अगला 6ठा प्रश्न है, हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हुआ। बताएं कि निम्न में से उसका संबंध किससे था। बिशन सिंह बेदी का संबंध की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा नाम था क्रिकेट दुनिया में, क्रिकेट जगत में। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि क्रिकेट। अब यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो हाल ही में 23 अक्टूबर 2023 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर या फिर पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और दिग्गज स्पिनर
बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 1946 में अमृतसर, पंजाब में हुआ था। ये यहाँ से ध्यान रखें। एक बहुत बड़ी कह सकते हैं हस्ती थी क्रिकेट जगत की, जो कि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। अच्छा, इनकी कुछ उपलब्धियों की बात करें, हो सकता है यहाँ से प्रश्न बने, लेकिन फिर भी जानकारी पर्पज से यहाँ पर ये ध्यान रखें, उन्होंने अपने कैरियर में 14 बार 5 विकेट लिए थे। 14 बार ऐसा हुआ था जब क्रिकेट के एक मैच के दौरान उन्होंने 5 विकेट लिया था, 14 बार। इसके अतिरिक्त एक मैच में एक बार सभी 10 विकेट चटकाने का भी रिकॉर्ड इनके नाम है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त 1975 में ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो कि अब तक इसे किसी ने नहीं तोड़ पाया। हालांकि एक खिलाड़ी जो कि शायद वेस्ट इंडीज के हैं, इसकी बराबरी जरूर किया है, लेकिन इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया। ये रिकॉर्ड यहाँ पर यह है कि इसके अतिरिक्त 1975 में इंग्लैंड में पूर्वी अफ्रीका के खिलाफ, यहाँ पे देखिए दक्षिणी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका नहीं है, बल्कि यहाँ पे पूर्वी अफ्रीका है। तो 1975 में इंग्लैंड में पूर्वी अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप, ये वर्ल्ड कप मैचों की यहाँ पे बात हो रही है। विश्व कप मैच में एक पारी में उन्होंने सर्वाधिक 8 मेडन ओवर फेंके थे। तो उस समय 60 ओवर का मतलब कर सकते हैं फॉर्मेट होता था वनडे क्रिकेट, और 12 ओवर एक स्पेल में होता था एक खिलाड़ी को। तो इसमें 12 ओवर में महज उन्होंने 6 रन ही दिए थे, जिसमें 8 ओवर मेडन था, जो कि अब तक ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। चलिए, क्रिकेट की बात हुई तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था वो है आईसीसी। आईसीसी के बारे में कई बार हमने आपको जानकार दिया। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में 108 इसके सदस्य देश हैं। आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। इसका सिद्धांत यानी कि जो मोटो, ये अच्छाई के लिए क्रिकेट है। आईसीसी के जो चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और आईसीसी के सीईओ जोफ एलाडिस हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो आईसीसी संबंधित ये कुछ मूल जानकारी है जो पूछे जा सकते हैं। आईसीसी का जो पूरा नाम होता है ये होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब यहाँ पे देखिए आईसीसी से ही संबंधित कई सारी जानकारी है, जैसे कि आईसीसी की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1909 में हुई थी। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका नाम बदलते हुए 1965 में इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन का नाम बदलकर किया गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। और आपको ध्यान रखना है कि भारत इसमें 1926 में शामिल हुआ था। भारत के साथ साथ न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज 1926 में आईसीसी में शामिल हुआ, और पाकिस्तान 1953 में शामिल हुआ था। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। 2019 में आईसीसी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट को निलंबित कर दिया था, और क्रिकेट इतिहास में या फिर आईसीसी के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी पूर्ण सदस्य को निलंबित किया गया था। जिम्बाब्वे क्रिकेट को निलंबित किया गया था। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी है, हालांकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अच्छा, इसके अतिरिक्त आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की जो घोषणा हुई है, इसमें आपको ध्यान रखना, रिसेंटली सितंबर महीने का घोषणा हुआ, सितंबर 2023 के लिए। सितंबर 2023 में पुरुष वर्ग में भारत के शुभमन गिल, और महिला वर्ग में चमारी अटापट्टू, जो कि श्रीलंका के हैं, क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। कंप्लीट वो सूची है जो कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न अराइज होते हैं। ध्यान रखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जिस खिलाड़ी को आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, यही है शुभमन गिल। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख क्रिकेटरों द्वारा जो लिखित पुस्तक है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पहले भी बने हैं, जैसे कि सनी डे जो रचना है, ये सुनील गावस्कर की रचना है, जो इनकी आत्मकथा है। स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ के लेखक है रवि शास्त्री। प्लेइंग इट माई वे के जो लेखक है, यह सचिन तेंदुलकर। 281 एंड बियॉन्ड के जो लेखक हैं, ये है वीवीएस लक्ष्मण। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के लेखक हैं सौरभ गंगुली। विनिंग द इनर बैटल के लेखक हैं शेन वॉटसन। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक के जो लेखक ये हैं युवराज सिंह। तो इतनी सारी जानकारी ये प्रमुख पुस्तकों के बारे में है, जो खास करके प्रमुख क्रिकेटरों द्वारा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, अभी देखिए क्रिकेट विश्व कप भारत की मेजबानी में चौथी बार भारत की मेजबानी में आयोजित हो रहा है। यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे वो हम आपको अवश्य बतलाएंगे, लेकिन इसका जो पिछला संस्करण था 2019 वाला, जो कि इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित हुआ था, ये इसका 12वां संस्करण था, जो कि इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से 14 जुलाई 2019 तक ही खेला गया था। ये यहाँ से ध्यान रखें। और इसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड पहली बार एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था न्यूजीलैंड को हराकर। ये भी आसानी से नहीं हुआ। जो फाइनल मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, तो इसमें जो फाइनल मैच था, दोनों का स्कोर बराबर रहा, यानी कि मैच टाई हो गया। उसके बाद सुपर ओवर कराया गया, तो सुपर ओवर भी टाई हो गया था, जिसके बाद बाउंड्री के आधार पर जो टीमों ने अधिक चौके लगाए थे, तो उसके आधार पर इसका निर्धारण हुआ और इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया था। ये यहाँ से ध्यान रखिए। तो पहली बार ऐसा हुआ था जब इंग्लैंड आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का इतिहास में, एक दूसरे क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में विजेता बना था। भारत की दृष्टिकोण से बात करें तो भारत 2 बार इस खिताब को, यानी कि एक दूसरे क्रिकेट विश्व कप का खिताब 2 बार अपने नाम किया है। अब ये 2 बार भारत ने कब कब अपने नाम किया है, तो पहली बार 1983 में कप्तान थे कपिल देव, इनकी अगुवाई में। दूसरी बार 2011 में कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी।
तो कुल मिला के 2 बार भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। और आपको ये भी ध्यान रखना कि इस वर्ष 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक जो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन भारत में हो रहा है, ये चौथी बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। आपको ध्यान रखना ये इसका 13वां संस्करण है। इससे पहले भारत ने 1987, 1996, 2011 में इस चैंपियनशिप की मेजबानी किया था। हालाँकि 1987 और 1996 में जो मेजबानी हुई थी, तो इसमें संयुक्त तौर पर कई देश और भी थे जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका। लेकिन स्वतंत्र तौर पर देखें 2011 में भारत ने मतलब स्वतंत्र तौर पर इसकी मेजबानी किया और 2023 में अभी हाल ही में स्वतंत्र तौर पर कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगर स्वतंत्र तौर पर बोले तो दूसरी बार और ओवरऑल चौथी बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। चलिए, अच्छा यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रमुख हस्तियों की आत्मकथा, खास करके ये क्रिकेटर ही इसमें नाम शामिल है, 1-2 नाम थोड़े अलग खेल के हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। चलिए, आगे चलते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट पे। अच्छा, एशिया कप की बात करें तो एशिया कप के इतिहास में भारत ने 8 बार इस खिताब को अपने नाम कर लिया। 8वीं बार अभी हाल ही में भारत ने एशिया कप का खिताब जीता है और ये कब-कब जीता आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा नाम जो आता है एशिया कप में 6 बार इस खिताब को जीतने का, वो आता है श्रीलंका का। ये भी नोट कीजिए, हालाँकि यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं। पाकिस्तान एशिया कप का खिताब 2 बार अपने नाम किया है। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 7वें प्रश्न पे। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकन बनाया? तो इसका जो राइट आंसर ये है विकल्प नंबर सी यानी कि राजकुमार राव। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि इस साल यानी कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर अभी हाल ही में लोगों को जागरूक करने की दिशा में भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन बनाया ताकि लोगों को उजागर किया जा सके चुनाव के प्रति। इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए हाल ही में ये नेशनल आइकन बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव को बनाया गया। हालांकि इससे पहले एक जानकारी हमने आपको ये भी दिया था कि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव के लिए अभी हाल ही में लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाया था। ये जानकारी कुछ समय पहले ही हमने आपको दिया था। इसके अतिरिक्त मोनिका दास से भी एक जानकारी हमने आपको दिया था। मोनिका दास जो कि एक ट्रांसजेंडर है, तो चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडरों को लोकतंत्र में इसकी सहभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य से मोनिका दास को बिहार का चुनाव आइकन बनाया, चुनाव स्टेट आइकन बनाया। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, ये बिहार से रिलेटेड है और आपको ध्यान रखना कंकड़बाग में ये एक बैंकर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में आयोजित 68वां फिल्म फेयर अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला, ये राजकुमार राव को मिला बधाई 2 के लिए। राजकुमार राव की हमने यहाँ पर चर्चा किया था क्योंकि राजकुमार राव को भी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल आइकन बनाया है। तो इस लिहाज से रिलेट कीजिएगा। 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ था, इसको लेकर हमने आपको जानकारी दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें राजकुमार राव जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आपको ध्यान रखना बधाई 2 के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला था, ये आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला था। हालाँकि इसके अतिरिक्त और भी जो भी अवार्ड हैं फ़िल्म जगत के, वो तमाम जानकारी हमने आपको दिया है। अच्छा, यहाँ पर विधानसभा के हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा के बारे में हमने देखा कि कई बार आपको प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। तो प्रश्न जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि विधानसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। विधानसभा का नेता कौन होता है? तो राज्य के यानी कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। और वहीं पे हम बात करें किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 और न्यूनतम की जो संख्या होगी वो होगी 60। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया है? इसका जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर डी यानी कि अशोक गॉडगिल। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि 2 भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया है। ये जानकारी यहाँ पर दिया गया हाल ही में। मौजूदा वो 46वें राष्ट्रपति जो है अमेरिका के जो बाइडेन, तो इन्होंने 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट काम के लिए या फिर उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया है। हालांकि कुल मिला के 21 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया और इसमें भारतीय मूल के 2 वैज्ञानिक शामिल थे, जिनमें भारतीय मूल के शुभ्रा सुरेश को राष्ट्रीय विज्ञान पदक और इसके अतिरिक्त अशोक गॉडगिल को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया। ये यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों नाम जो कि भारतीय वैज्ञानिक है, भारतीय मूल के हैं, जिन्हें सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि सीएसआईआर ने शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2022 के लिए देश भर के 12 युवा वैज्ञानिकों के नामों की घोषणा की है। ये ध्यान रखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात हुई तो अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई थी। 12 युवा वैज्ञानिकों का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त आपको ये ध्यान रखना है, एक जानकारी हमने आपको ये भी दिया था कि अभी हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है,
इसके द्वारा दुनिया के जो टॉप 2% यानी टॉप 2% वैज्ञानिकों की जो सूची जारी की जाती है, इसमें बिहार के 22 वैज्ञानिकों को इस वर्ष 2023 में शामिल किया गया है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त एक और जानकारी हमने आपको दिया था सकुरा साइंस एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत। इसके दृष्टिकोण से हम बात करें तो इसमें देश भर के 60 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है और इसमें बिहार के 6 बाल वैज्ञानिक शामिल हैं, जो कि आप यहाँ पर ये सूची देख सकते हैं। बिहार के जो 6 विद्यार्थी इसमें शामिल है, वो कंप्लीट सूची यहाँ पर दिया गया है। आप लोग चाहें तो उसको ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में कई बार आपके एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न बने हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में हालांकि इस वर्ष 2023 में किसी भी बिहारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार नहीं दिया गया। पिछले वर्ष 2022 में 2 को दिया गया था और वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में राइज हुए थे। फिलहाल ये यहाँ से ध्यान रखिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए किस भारतीय को सम्मानित किया है? वैश्विक नेतृत्व यानी कि ग्लोबल लीडरशिप के लिए किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर सी, यानी कि डी वाई चंद्रचूड़, जो कि अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। आपको ध्यान रखना 1817 में स्थापित हार्वर्ड लॉ स्कूल अपने ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम की 120वीं वर्षगांठ मना रहा है, यानी कि शताब्दी वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल के सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन ने अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है। यानी कि अगर हम बात करें हिंदी में तो आपको ध्यान रखना वैश्विक नेतृत्व के लिए यह सम्मान इन्हें दिया गया है। हालांकि ऑनलाइन माध्यम से आयोजित समारोह में 11 जनवरी 2023 को उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा हो चुकी थी। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर डी वाई चंद्रचूड़ की। तो इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं और 9 नवंबर 2022 को आपको ध्यान रखना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाया था। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात हुई तो ये 15वीं राष्ट्रपति है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति। महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो दूसरी महिला राष्ट्रपति, पहली है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब पटना उच्च न्यायालय की बात यहाँ पर कर लेते हैं। न्यायाधीशों की बात हुई तो वर्तमान में जो पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, ये कृष्णन विनोद चंद्रन है, जो केरल के रहने वाले हैं। उन्होंने संजय करोल का स्थान दिया है। कृष्णन विनोद चंद्रन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, पटना हाईकोर्ट की बात हुई तो पटना हाईकोर्ट के बारे में एक प्रश्न कई बार कॉमन रूप से पूछे गए हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को। और कृष्णन विनोद चंद्रन जो भी हाल में पटना हाईकोर्ट के जज बने हैं, ये 44वें मुख्य न्यायाधीश है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 10वां प्रश्न है। हाल ही में निजी क्षेत्र की किस कंपनी या फिर हाल ही में निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने किस रॉकेट का अनावरण किया है? तो इस रॉकेट का नाम है विक्रम-1। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, जो कि स्काईरूट जो कि 2018 में स्थापित एक भारतीय निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। आपको ध्यान रखना है हाल ही में इसके विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में किया है। इस रॉकेट को 2024 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है इस स्काईरूट कंपनी के द्वारा। तो फिलहाल इसको ध्यान रखिए, जो विक्रम-1 जो रॉकेट है स्काईरूट द्वारा ये अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे जाने से पहले यहाँ पर जो अंतरिक्ष कंपनियों की बात हो रही थी, तो ऐसे में विभिन्न देशों की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। और हालांकि इससे रिलेटेड भी कई सारी चीजें, लेकिन फिलहाल इसकी स्थापना से या फिर ये किस देश से रिलेटेड है वो यहाँ पर हमने लिखा है। जैसे कि यहाँ पर बात करें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, ये नासा है, इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। उसी प्रकार से रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और वहीं पे हम बात करें पड़ोसी देश पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी की, तो सुपार। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया के पहले लिक्विड डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा गुजरात में किया गया। गुजरात में एक स्थान है कलोल, जो कि अभी हाल ही में इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। तो हाल ही में दुनिया के पहले लिक्विड डीएपी प्लांट का उद्घाटन गुजरात के कलोल में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। और इस प्लांट की उत्पादन क्षमता की बात करें तो 500 ml वाली 2 लाख बोतल का यहाँ पर प्रतिदिन उत्पादन होगा। इस प्लांट की ये उत्पादन क्षमता होगी। आगे यहाँ पर अगला पॉइंट है डीएपी के बारे में। डीएपी का पूरा नाम क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये सभी चीजें आपको समझना है। दरअसल डीएपी का जो पूरा नाम है ये डायमोनियम फॉस्फेट है, जो कि पानी में एक घुलनशील अमोनियम फॉस्फेट लवणों की श्रृंखला होती है, या फिर इसी में से एक है ये। और आपको ध्यान रखना है इसका रासायनिक सूत्र है NH4 × 2HPO4, ये इसका रासायनिक सूत्र है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला 12 प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा हामून क्या है? देखिए अभी हाल ही में जो खबरों में रहा है हामून, ये एक चक्रवाती तूफान है। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये हामून चक्रवाती तूफान अभी हाल ही में अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आया हुआ एक तूफान है। और आपको ध्यान रखना है किसी भी तूफान को जो नाम दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी,
तो आपको ध्यान रखना है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवातों का नामकरण सितंबर 2004 में या फिर यहीं से शुरू हुआ था। चक्रवात जो होता है साधारणतः कम दबाव वाले क्षेत्रों में आता है और अभी हाल ही में जो हामून चक्रवात आया है इसे नाम दिया गया है ईरान के द्वारा। तो ये तमाम चीजें यहाँ से ध्यान रखें। चलिए अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है कि चीन में आयोजित चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 में बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है? इसकी जानकारी हमने आपको दिया है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर विस्तार से देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो शैलेश कुमार ने अभी हाल ही में चौथे एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक जीता, ये किस जिले के रहने वाले हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा यहाँ पर ये ध्यान रखिए, आज के इस वीडियो का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 500 लाइक। अगर आपको लगे कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। 500 लाइक मुझे हर हाल में इस वीडियो में चाहिए, ठीक है? तो देखते हैं कितने लोग लाइक करते हैं। आप लोग टारगेट रखिएगा 500 लाइक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देख लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।